हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल जीरो एजुकेशन पॉइंट पर। आज हम लोग रीजनिंग के पार्ट 94 सॉल्व करेंगे। देखिए 94 पार्ट में किस प्रकार का प्रश्न होगा। संख्या श्रृंखला है, क्वेश्चन मार्क के जगह पर क्या आएगा। अच्छा प्रश्न है और सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट भी है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन मार्क है, इसमें भी क्या आएगा। शब्द FAINTS में कितने अक्षर अपनी जगह नहीं बदलेंगे अगर अक्षरों का वर्णमाला के क्रम में लिखा जाए। तो चलिए इसी टाइप का आज हम लोग प्रश्न सॉल्व करेंगे। आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करके जुड़ जाइए। अपना तैयारी बेहतर ढंग से आगे बढ़ाइए। देखिए ये ग्रुप डी में पूछा हुआ है 2022 में, ये NTPC 21 का पूछा हुआ प्रश्न है। चलते हैं आज का पहला प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, कौन सा अलग है। कहने का मतलब 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इस चारों में कौन सा अलग है आपको निकालना है। चौड़ा है, विस्तृत है, नन्हा है, छोटा है, हल्का है, भारी है, बड़ा है, बृहत है। तो इसका आंसर क्या लगा रहे हैं आप लोग। इसका आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कैसे होगा इसका समझिए। चौड़ा और विस्तृत समानार्थी शब्द होते हैं, नन्हा और छोटा ये भी वही समानार्थी शब्द होते हैं, बड़ा और बृहत ये भी समानार्थी शब्द है, और हल्का और भारी देखेंगे तो ये विपरीत है। ठीक है, ये उल्टा वर्ड है, हल्का और भारी। ठीक है, तो ऑप्शन सी ही सही हो जाएगा। चलते हैं दूसरा क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन संख्या श्रृंखला से है। अच्छा प्रश्न है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। देखिए इसका लॉजिक क्या लगेगा। इसको पूछा गया है पीछे जो NTPC का एग्ज़ाम हुआ है उसमें इसको पूछा गया था। चलिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। क्या है आपके पास, 4 है, 4 के बाद 8 है, फिर 8 है, फिर 16 है, फिर 12 है, फिर 24 है, फिर क्वेश्चन मार्क है। ठीक, इसका लॉजिक समझिए क्या है। आप इसका डिफरेंस निकालेंगे तो -4 4 यानी +4 हुआ है, लेकिन यहाँ जाएंगे तो आपको 0 मिल जाएगा। ठीक, यहाँ फिर +8 हो जाएगा, यहाँ फिर -4 हो जाएगा, यहाँ फिर +12 हो जाएगा। तो कुछ लॉजिक नहीं लगेगा। फिर लॉजिक का आप इसको घटाएंगे तो भी आपको कुछ नहीं होगा। 4 - 0 है, तो ये ऐसे नहीं बनेगा। इसको दूसरा अप्रोच लगाएंगे। देखिए इसको कैसे बनाना है वो सीखिए। 4 से 8 जाएंगे आप। ठीक, 8 से आपको 12 जाना है, फिर अगला आपको निकालना है। कैसे, देखिए 4 8 8 16 12 24, 4 × 2 8 8, उसके बाद 4 × 3 12। इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, नहीं तो आप लोग कन्फ्यूज हो जाइएगा। इसको हम यहीं से लिखते हैं 4 × 2 8, 4 × सॉरी एक घर छोड़ के 4 × 3 12, फिर इसी 4 का यहाँ क्वेश्चन मार्क के जगह पर 4 गुना करेंगे तो 16 हो जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, अब आप लोग कहेंगे ये जो अगला वाला है उसका क्या यूज है, अगला अंक का, अब उसका यूज करते हैं। अगर यहाँ पर और एक क्वेश्चन मार्क दिया रहता तब आपको इसको निकालना पड़ता। देखिए 8 × 2 16, 8 × 3 24, अगला क्वेश्चन मार्क रहता तो 8 × 4 32 हो जाता। मैं भी पूछ सकता है आगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है, ये पूछ सकता है। अगर यहाँ पर 2 क्वेश्चन मार्क डाल दे तो आपको इस तरह जाना है। ठीक, चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। 4 × 2 8, इसी 4 को फिर 3 गुना किया है 12, फिर इसी 4 का 4 गुना किया है तो यहाँ क्वेश्चन मार्क के जगह पर 16, एक एक अंक छोड़ते गए। अब दूसरा वाला अंक से इसको लेना है। 8 × 2 16, 8 × 24, अगला अगर क्वेश्चन मार्क रहता तो हम 8 × 4 32 कर देते, तो हमारे पास अगला नहीं है। इतने में हम स्टॉप हो जाएंगे तो हमारा आंसर ऑप्शन डी आ जाएगा। ये अच्छा लॉजिक है, अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसको आप ध्यान में रखिएगा, पूछे जाएंगे आगे। चलिए तीसरा प्रश्न की ओर। कह रहा है यदि अमोनिया गैस तो कपूर क्या है। ये भी हो सकता है। कहने का मतलब अमोनिया गैस, ये एग्जाम में पूछा गया है इस टाइप से, इसी भाषा में पूछा गया था, इसीलिए इसको ऐसे ही हम टाइप किए।
नहीं तो हम लोग इसको कैसे टाइप करते, अमोनिया लिखते, ठीक है, उसके बाद आपका अनुपात देके यहाँ पर गैस लिख देते, फिर यहाँ समानुपात डालते, इधर कपूर लिख देते। अमूमन यही करते हैं हम लोग, समय बचाना रहता है क्योंकि टाइम नहीं रहता उतना, लेकिन ये लैंग्वेज बेस्ड पे एग्ज़ाम में पूछा गया है, एनटीपीसी 2016 में पहला बार जो हुआ था। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे, तरीका यही लगेगा, ये जो बता रहे हैं जो डेली चलता है, ये हम तो इस तरह का क्वेश्चन डेली लाते हैं, लेकिन इसमें भाषा आधारित है तो उसको भी कोई दिक्कत नहीं है, इसी टाइप में सॉल्व कर लेंगे। कहने का मतलब अमोनिया गैस है तो कपूर क्या है, तो हम लोग जानते हैं कपूर ठोस होता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलते हैं चौथा क्वेश्चन की ओर। अब इसको सॉल्व कीजिए। यहाँ पर आपका 12 है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 80 है, 16 है, 7 है, यहाँ पर 207 है, 25 है, 21 है, तो यहाँ क्या होगा। तो एक चीज़ आप लोग को ध्यान में आ गया होगा, हम बार बार बताए हैं कि यहाँ देखिए बड़ी संख्या है, तो आप समझ जाइए यही दोनों को आपस में कुछ करके हम ये ला सकते हैं। यहाँ भी बड़ी संख्या, तो ये दोनों को आपस में ऐसा क्या करेंगे, क्या प्रक्रिया लगाएंगे जो ये आ जाएगा। तो अगर आप 12 गुना 8 कर देंगे तो 96 हो जाएगा। 96 में अगर आप कितना माइनस करेंगे, 16, 8 दूना 16, तो आपका 80 आ जाएगा। 16 गुना 7 करेंगे कितना होता है, 112। 112 में अगर इसका 2 गुना करके आप घटा देते हैं, 7 दूना 14, तो 207 नहीं आएगा, ये नियम नहीं लगेगा। अब हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करने की ओर बढ़ेंगे। तो 12 गुना 12 हम लोग जानते हैं 144 होता है, ठीक, और ये 8 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 64 होगा, ठीक। तो 144 माइनस 64 करके देख लीजिए, यहाँ 0 था, 4 4 0 हो गया, 8 हो गया, 80 हो गया, ठीक है, ठीक है। थोड़ा ऊपर लिखते हैं, यहाँ लिखने में डिस्टर्ब हो रहा है, जगह नहीं है, 80 हो गया। अब वही चीज़ इसके साथ करके देखिए, 16 गुना 16 हम लोग जानते हैं 256 होता है, और माइनस कितना कर देंगे, 7 7 49। तो अगर माइनस कर देंगे 16 में 9 गया 7 हो जाएगा, यहाँ आपका बच जाएगा 24 में 4 जाएगा 20, 207 है। तो अब यहाँ क्या करना है, पूरा नहीं करना है गुना। अब आप देखिए 25 स्क्वायर आप जानते हैं 625 होता है, ठीक है, 625, और 21 का आप गुना जानते हैं 441 होता है, या फिर लास्ट में 1 है तो इसको आप स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा। तो कहने का मतलब 625 में आपको 1 घटाना पड़ेगा, इकाई अंक अगर हम लेके चलें तो 5 में 1 जाएगा, 4 हो जाएगा इकाई अंक। किसी ऑप्शन में है, ऑप्शन बी ही हम लगा देंगे, किसी ऑप्शन में नहीं है, ठीक। अब पूरा लिखना है तो पूरा लिखते हैं, चलिए। आपका 25 गुना 25 625 हो जाएगा, तो यहाँ आप 625 लिखेंगे। 21 गुना 21 441 होता है, तो आपको इसमें माइनस कर देना है। तो 5 में 1 गया 4, 12 में 4 जाएगा 8, यहाँ 5 में 4 गया 1, तो 184, ऐसे भी इसका आंसर निकलेगा। तो इकाई अंक पे आप काम कर लीजिए, 25 गुना 25 625 होता है, तो लास्ट में हम यहाँ 5 रहेगा, और फिर इसका करेंगे 441, तो लास्ट में 1 रहेगा, तो 5 में 1 जाएगा 4 होगा। किसी ऑप्शन में नहीं था तो हमने लिखने से बचे। क्यों लिखेंगे 2-4 सेकंड समय लग जाएगा ना, 625 लिखिए, फिर 441 लिखिए, पूरा को घटाइए, क्यों करेंगे। इकाई अंक से आंसर आ गया, ऑप्शन बी लगा देंगे। चलते हैं 5वां क्वेश्चन की ओर। अब ये भी कुछ उसी टाइप का है, मिसिंग नंबर बोलता है इसको, मिसिंग नंबर है। यहाँ क्वेश्चन मार्क के जगह पर क्या लाना है। अब देखिए आपको यहाँ सभी सिमिलर दिखाई दे रहे होंगे, 484, 576, 529, अंदर में एक छोटी संख्या है, यहाँ 225, 289, 256, अब अंदर में क्या होगा पता नहीं। यहाँ 64 है, 100 है, 81 है। तो एग्ज़ाम में आप क्या करिए ना कि यहाँ देखिए बड़ी संख्या दे रखा है हमको, तो आप इस पे काम पहले हम नहीं करेंगे क्योंकि ये बड़ी है। हम यहाँ देखने का प्रयास करेंगे, 64 है, ये 100 है, ये 81 है। अंदर तो छोटी संख्या दिया हुआ है, तो छोटी संख्या दिया हुआ है तो आप एक चीज़ ध्यान में लाइए कि ये 64 देखिए किसी का स्क्वायर है, या फिर 64 का अंडर रूट करेंगे तो 8 आएगा। अब 10 का अंदर रूट करेंगे तो आपको 100 का अंदर रूट तो आपको 10 आएगा यानी वर्गमूल, और 81 का करेंगे तो 9 आएगा। तो हम लिखते हैं यहाँ पर 64 अंदर रूट करेंगे यानी इसका वर्गमूल आपको 8 मिल जाएगा। 100 को हम अंदर रूट करेंगे तो इसका वर्गमूल आपको यानी अंदर रूट आपको 10 मिल जाएगा। 81 को हम अगर अंदर रूट करके निकाल रहे हैं तो इसका मान हमको 9 आ जाएगा। तो आप देखिए अब क्या होता है, 10 8 18 और 9 19 27 हो गया ना, 10 8 18 9 27, तो अंदर में 27 है। तो ये छोटी संख्या था, हम ये वाला को पहले क्यों सॉल्व करने नहीं बोले, चूँकि बड़ी है, इसमें आप फंस सकते हैं। तो आप छोटी करें
इसको करें तो देखिए हो गया 27 मेरा। तो अब हम समझ चुके हैं कि जो भी संख्या बाहर में दी हुई है उसका हमको वर्गमूल निकाल के ऐड करना है। तो क्या यही प्रक्रिया इसमें लग रहा है? अगर ये प्रक्रिया इसमें लग गया तो हम इसका भी आंसर उसी प्रक्रिया से निकाल देंगे। तो हम लगा के देख लेते हैं। तो देखिए 484 किसका वर्गमूल होता है? 22 का होगा, 2 दूना 4 यानी 22 हो गया। 576 का अंडर रूट आप करेंगे तो कितना आएगा? 24 आ जाएगा। तो +24 कर दीजिए। अगर नहीं भी याद है ना तो आप इकाई अंक को गुना करके जा सकते हैं। करने का मतलब देखिए ये 484 है ना, तो 20 गुना 20 400 होता है, और 22 गुना 22 ही 484 होगा। लास्ट में 2 है तो 2 गुना 2 4 हो जाएगा। फिर आपका 24 है, 4 चौक 16 हो जाएगा, लास्ट में 6 है। ऐसे भी जा सकते हैं, लेकिन आपको 30 तक याद रखना पड़ेगा स्क्वायर, अगर आप कंपटीशन एग्जाम निकालना चाह रहे हैं तो देखिए यहाँ क्या होगा? 529 जानते हैं हम लोग किसका होता है? 23 हो जाएगा। ठीक, अब इसको आप जोड़ लीजिए। 3 4 7 2 9, 9 हो गया। 2 2 4 2 6, देखिए 69 है लास्ट में। ठीक, वही चीज़ अब इसका कर दीजिए। जब दोनों में हम समीकरण संतुष्ट हो गया तो इसका भी वही चीज़ कर देंगे। तो 225 तो आपको याद है, 15 गुना 15 225। फिर 289 आपको याद है 17। फिर 256 है आपको याद है 16। तो आप जोड़ दीजिए। यहाँ भी इकाई अंक लेके चलिए, क्यों पूरा जोड़ेंगे? 5 7 12, 12 6 18, 48 हो जाएगा। ठीक, ऐसे भी 15 और 17 32, 32 और 16 48, ऑप्शन भी सही हो जाएगा। चलते हैं छठा क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर युग्म को चुनिए। ठीक, अब चलिए इसको चुनिए। इस तरह से एग्जाम में आपको लिखा हुआ रहेगा, हम लोग इसको बिना टाइप किए हुए आपको ऐसे सेट में डाल देते हैं। ठीक है, इस तरह से फिर यहाँ समानुपात लगा के क्वेश्चन मार्क डाल देते हैं। चीज़ वही है, भाषा आधारित है। चलिए बनाते हैं। क्या है? के है, एल है, पी है, क्यू है। ठीक, उसको इसने क्या किया है? पी किया है, क्यू किया है, के किया है, एल किया है। तो देखिए इसमें आप जब कन्वर्ट करें इसको इसमें, तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पी है, क्यू है, के है, एल है। इसमें भी है, पी है, क्यू है, के है, एल है। जब सेम ही अल्फ़ाबेट है तो अब हम इसको कुछ नहीं करेंगे। इसमें सिर्फ क्या है, हमारा काम आसान हो गया है। आसान यही हो गया है कि स्थान को परिवर्तन किया गया है। ठीक, अब परिवर्तन जिस तरह से किया है अगला को भी हम उसी तरह परिवर्तन करके चेक कर लेंगे। तो यहाँ से क्यू यहाँ ले आया, आपका एल यहाँ चला गया, आपका पी यहाँ चला आया, के यहाँ चला गया। ठीक है, तो यही चीज़ आपका ये चारों ऑप्शन में किसके साथ सेट हो रहा है, अब उसको आपको निकालना है। तो शुरू वाला में क्या है? एम एन ओ पी, उसके बाद पी ओ एम एन, यही है। सॉरी, यहाँ तो हमको लिखना नहीं था, नीचे लिखते तब तो हम कर पाते। तो नीचे लिखते हैं पी ओ एम एन। यहाँ क्या हुआ है? लास्ट वाला सेकंड में गया था, तो पी यहाँ सेकंड में नहीं है तो ये कैंसिल हो गया। ठीक है, आप लिखे बिना भी कर सकते हैं, आँख से देख कर भी कर सकते हैं एग्जाम में, कि जो यहाँ लास्ट में था हमारा क्यू, उसको इसने सेकंड में ले गया था। तो यहाँ भी मेरा लास्ट में पी था तो इसको सेकंड में होना था, तो सेकंड में एम था, ओ सॉरी सेकंड में ओ था, तो हम इसको नहीं ले पाए। ठीक है, तो अब क्या करना है? अगला को देखना है। अगला में मेरा आर लास्ट में है, तो आर यहाँ सेकंड में होना था, तो सेकंड में नहीं है, ये भी नहीं लेंगे। इसका यहाँ हमारा ओ है लास्ट में, तो ओ को सेकंड में जाना था, तो सेकंड में जेड है, ये भी नहीं लेंगे। अब जब तीनों छटा गया तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, वो कैसे? देखिए यहाँ एल है लास्ट में, तो एल देखिए यहाँ सेकंड में डाला हुआ है, क्योंकि यहाँ जो क्यू था ना वो हमारा यहाँ सेकंड में था। अब फिर जो पी है ना वो फर्स्ट में चला आया था, तो मेरा जो के है ना वो फर्स्ट में चला आया, देखिए के फर्स्ट में है। फिर मेरा जो एल था ना, यानी एल चला गया था लास्ट में, तो मेरा जी चला जाएगा लास्ट में है। फिर के है, के चला आया था लास्ट से सेकंड, तो एफ लास्ट से सेकंड। ये तो आप दिमाग से कर सकते हैं। 3 जब छटा गया, चौथा को हम नहीं छांटेंगे, चौथा हम आंसर लगा देंगे। अगर आप छांट पाने में आपको दिक्कत हो रहा है तो आप बिना छांटे नहीं कर सकते हैं, तो आप इसको लिख के चलिए, लिख के चलेंगे, समय लगेगा लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो चलिए लिखने का प्रयास करते हैं, लेकिन सबको लिखेंगे तो समय लग जाएगा, तो आप समझ लीजिए। नहीं तो चलिए हम लिख देते हैं। यहाँ पी ओ एम एन था, कहने का मतलब यहाँ क्यू था सेकंड में, तो यहाँ पी सेकंड में था, तो यहाँ ओ है, तो ये कैंसिल हो गया, ये तो ऐसे ही कट गया। अब ये वाला बच गया था, तो ये वाला को भी आप लिखेंगे तो लिखना तो वही पड़ेगा, एन ओ क्यू आर, क्यों लिख के समय बर्बाद करें। फिर यहाँ आर, उसके बाद क्यू, उसके बाद एन, उसके बाद ओ। तो आर वाला क्या होगा ना कि सेकंड में जाएगा, तो सेकंड में यहाँ क्यू है, तो ये भी कैंसिल हो गया।
इसी तरह से हम ऑप्शन छांट देंगे, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। इतना लिखना नहीं है एग्जाम में। चलते हैं 7वां क्वेश्चन की ओर। अब ये क्वेश्चन देखिए क्या है। एक विशिष्ट कूट भाषा में डेमो को सरल कहा जाता है, सरल को किताब कहा जाता है, किताब को ठंडा कहा जाता है, ठंडा को सर्दी कहा जाता है, सर्दी को सूखा कहा जाता है। तो हम क्या पढ़ते हैं? सबसे पहले इस क्वेश्चन में अब क्या करना होता है, हम क्या पढ़ते हैं? तो हम क्या पढ़ते हैं बताइए? किताब। ठीक है, इस वाक्य में जो भी दिया हुआ है उसके अनुसार अगर हम पढ़ते हैं तो किताब पढ़ते हैं, कॉपी नहीं पढ़ते हैं, किताब पढ़ते हैं, मतलब किताब ही पढ़ते हैं। तो किताब हो गया। अब क्या देखना रहता है ना कि किताब को क्या कहा गया है, बस इसका आंसर निकल गया। अब आपको कुछ नहीं करना है, हम क्या पढ़ते हैं तो हम किताब पढ़ते हैं। अब किताब को क्या कहा गया है वो देख लीजिए। यहाँ देखिए क्या कहा है, फिर से पढ़ दें। एक विशिष्ट कोड भाषा में डेमो को सरल कहा जाता है, सरल को किताब कहा जाता है, किताब को ठंडा कहा जाता है। बस हमारा आंसर हो गया, इस किताब के जगह पे ठंडा हो जाएगा। ठीक है, तो ठंडा ऑप्शन सी हो जाएगा। इजी प्रश्न होते हैं, इस टाइप के प्रश्न आ जाए तो आप घबराइए नहीं, आंसर इजी वे में दे के निकल जाइए। सिर्फ देखना रहता है हम क्या पढ़ रहे हैं, किताब, और किताब को क्या कहा गया है, किताब को ठंडा कहा गया है तो ठंडा लगा देंगे। चलिए 8वां क्वेश्चन की ओर। 8वां क्वेश्चन क्या है। रोहित एक बिंदु से यानी पी से पूर्व की दिशा की ओर 5 किलोमीटर चलता है, फिर वह दाएं मुड़ता है, 2 किलोमीटर चलता है, फिर वह दाएं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है, वह फिर दाएं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है और एक बिंदु क्यू पर पहुंचता है। बिंदु पी और क्यू के बीच में कितनी दूरी है? तो चलिए इसका स्केच बनाते हैं। आप लोग को तो ये पता होगा कि इस तरफ पूरब होता है, इस तरफ पश्चिम, ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण। तो क्या कहा है, रोहित एक बिंदु से पूर्व की दिशा की ओर चलता है। किस बिंदु से? पी बिंदु से, इसने पी लिखा है तो चलिए हम यहाँ पी लिख दिए और इसको पूर्व की ओर चला देते हैं। इस बिंदु से, यहाँ पर दिक्कत हो जाएगा, जगह कम है क्या, यहाँ चलाते हैं। ये पी कर दिए, पी को हम पूर्व की ओर चला दिए, कितना? 5 किलोमीटर, तो ये दूरी 5 हो गया। फिर वह दाएं ओर मुड़ता है, अगर आप पूरब की ओर जा रहे हैं तो आपका दाएं नीचे हो जाएगा यानी दक्षिण तरफ। 2 किलोमीटर आप चल दिए, 2 किलोमीटर चलता है। फिर से वह दाएं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। अगर आप दक्षिण की ओर जा रहे हैं ना तो आपका दाएं हो जाएगा पश्चिम। फेस करके देखिए ना, आप यहाँ से फेस करिए इस तरफ तो आपका दाएं इधर हो जाएगा। तो कितना चला है? 3 किलोमीटर, तो हम यहाँ लिख दिए 3। ठीक है, वह फिर से दाएं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। जब आप पश्चिम की ओर जा रहे हैं ना तो आपका दाएं हो जाएगा उत्तर, यानी आप इधर जा रहे हैं तो आपका उत्तर हो जाएगा ऐसे। कितना चलता है? 2 चलता है, 2 हो गया, 2 चलता है और बिंदु क्यू पर पहुंच जाता है। तो ये बिंदु हम कर देंगे क्यू, ये क्यू हो गया, क्यू पर पहुंच जाता है। बिंदु पी और क्यू की बीच की दूरी अब निकाल लीजिए। अब क्या दिक्कत है, पूरा डायग्राम बन गया है तो अब आप निकाल लीजिए। ये पी है और ये वाला क्यू है, इसकी दूरी पूछ रहा है तो आप कैसे निकालेंगे? आप इस तरह निकालेंगे। ये टोटल 5 है, देखिए यहाँ 5 है ना, ये यहाँ से लेके यहाँ तक 5 है और उसके बाद देखिए ये जो है ये 3 है। ठीक है, ये 3 है, यहाँ 3 लिखे भी हैं तो यहाँ से यहाँ तक 3 होगा, यहाँ से यहाँ तक 3 होगा कि नहीं? ये 3 हो जाएगा। तो 5 में 3 आपको घटा देना होगा, क्योंकि ये जो आपकी दूरी पूछा है पी से क्यू ही पूछा है, यहाँ से पी और यहाँ से क्यू, इतना ही पूछा है। और ये टोटल आपका 5 है, 5 में ये वाला 3 आपका घट जाएगा तो बच जाएगा 2 किलोमीटर इधर। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 2। इसने दिशा नहीं पूछा है तो दिशा नहीं लगाएंगे। अगर इसने दिशा पूछता कि पी से क्यू किस दिशा में है तो क्यू यहाँ पर है तो क्यू पूर्व दिशा में हो जाता है पी से। ठीक, या पूछ देता क्यू से पी किस दिशा में है तो क्यू से पश्चिम दिशा में पी हो जाता। तो इसने एक ही चीज़ हमसे मांगा है तो हमने एक ही का जवाब दे दिया इसको। चलते हैं 8वां से 9वां क्वेश्चन की ओर। 9th क्वेश्चन देखिए क्या है, ब्लड रिलेशन से है, इसको बनाइए। यदि ए बी की पत्नी है, सी बी और डी का पिता है, डी ई का भाई है और ई एम की इकलौती बेटी है तो एम ए से किस प्रकार संबंधित है? तो चलिए संबंध निकालते हैं इसका, आप लोग भी साथ में निकालिए। देखिए आप लोग का कितना सही होता है कितना गलत होता है, कमेंट में आप बता सकते हैं। चलिए बनाते हैं इसको। यदि ए बी की पत्नी है तो यहाँ हम लिखते हैं ए और बी। ठीक है, तो ए बी की पत्नी है, ए के बगल में कोमा लगा हुआ है देखिएगा,
तो ए पत्नी हो गया बी का, तो पत्नी पे निगेटिव चार्ज कर देंगे, तो बी हो गया पॉजिटिव। ठीक, ए बी की पत्नी है तो बी पति ही होगा ना, इसमें बोलने वाली क्या बात है। वो तो आपको बोला भी नहीं है, लेकिन आपको समझ जाना होगा कि ए बी की पत्नी है, तो ए अगर पत्नी है तो बी पति हो जाएगा। तो यहाँ आप लिख लीजिए नीचे में, अच्छा रहेगा। ये हो जाएगा पत्नी और ये बी हो जाएगा पति। ठीक है, चलिए शुद्ध ही हिंदी लिख देते हैं, पति। अब क्या होगा, अब अगला क्या कहा है, सी बी और डी का पिता है। सी जो है बी और डी का पिता है, तो डी तो हमको दिया हुआ है नहीं है, लेकिन इतना तो दिया है कि बी और डी है, तो बी और डी का पिता कौन है, सी है, तो सी हो गया पिता, सी पर प्लस लगा दिए, ये बी का पिता हो गया इसीलिए ऊपर बैठा दिए उसको। एक सी हमको अब बनाना पड़ेगा यहाँ पर, सी बी और डी का पिता है, तो सी बी और डी का पिता हो गया, ये दोनों का ये पिता हो गया। ठीक है, अब यहाँ से बात ये उठता है ना कि चलिए उसको बाद में क्लियर करेंगे, पहले आरेख पूरा बना लीजिए हम लोग आरेख। इतना तो कन्फर्म हो गया ना आपका, ए बी की पत्नी है तो ए बी आपस में पति पत्नी हो गया, सी बी और डी का पिता है, तो ये जो सी हम बनाए ऊपर में वो बी और डी का पिता है। देखिए हमसे यहाँ मिस्टेक हो चुका है, यहाँ पर डी बनेगा ना, सी तो पिता है ना, सी बी और डी का पिता है। ठीक है, ये जो सी है ये बी और डी का पिता हो गया। ठीक है, डी ई का भाई है, ये जो डी है ना वो ई का भाई है, तो ई भी डी भी प्लस हो गया, पॉजिटिव लगा देंगे क्योंकि डी भाई बन गया। अब यहाँ देखिए डी ई का भाई है और ई एम की इकलौती बेटी है। अब ये जो ई बना है ना ये किसी की इकलौती बेटी है, वो भी किसकी, एम की, तो हम यहाँ एम बना देंगे। ठीक, अब देखिए अब इसमें आपको क्या क्या करना पड़ेगा वो चीज़ आप समझिए, क्वेश्चन लेवल का है, इसको दिमाग में रखिएगा। अब देखिए ये पति पत्नी है, ठीक, और ये तो हो जाएगा आपस में क्या, ये जो एम है ना उसकी ई क्या है, देखिए ई एम की इकलौती बेटी है, तो इसके ऊपर नेगेटिव लगाना हम भूल गए थे, हमने लगा दिया। अब मेरा डायग्राम परिपूर्ण हो चुका है, अब हमारा आंसर की बारी है। इसने क्या मांग रहा है, एम ए से किस प्रकार संबंधित है, ये जो एम है, ये एम है वो ए से किस प्रकार संबंधित है। अब चलिए अब इसमें लॉजिक लगेगा, उसको समझिए। ये है पति पत्नी है ना, ए और बी का ये पिता है। ठीक, अब बी का अगर ये पिता है तो एम क्या होगा यहाँ पर, क्योंकि एम का ई बेटी है और सी का बी बेटा है, तो ये भी आपस में पति पत्नी हो गए। ठीक है, ये पॉजिटिव है इसके ऊपर, ये पति है तो ये ऑटोमेटिक पत्नी हो गया सी का। अब आंसर लगा लीजिए, एम ए से किस प्रकार संबंधित है, ये एम ए से किस प्रकार है। अब देखिए ए का पति हो गया ये बी, अब बी का हो गया पिता ये, और ये हो गया सी की पत्नी, तो ए से एम संबंधित हो गया, सास हो गया, सास लगा देंगे इसका आंसर हम लोग, क्योंकि ये तो पति है तो ये ऑटोमेटिक पत्नी हो गया, और ये आपका पत्नी है, ये पति है, यानी पति का पिताजी, तो ससुर हो गया। ए का हो गया बी पति, अब बी का है सी पिताजी, तो ए का ये ससुर हो गया ना, ये ससुर हो गया, ये पति है किसका, एम का, तो एम तो पत्नी है, तो ये ससुर हो गया, तो ये सास हो गया, तो हम लोग सास आंसर लगा देंगे। ठीक, तो सास है, पति का माँ दिया हुआ है, ठीक तो है, यही तो है पति का माँ। वो कैसे, पति का माँ ही तो सास होता है। आपका मम्मी क्या बोलेगी, यानी आपकी मम्मी के आपका पापा जो हो गया पति हो गया, और उसकी जो आपकी पापा का जो मम्मी हो गया वही आपकी मम्मी की सास हो गई, या फिर पति की माँ ही बोल देगा, बात बराबर है। तो वही चीज़ हो गया, यहाँ ए है, ये बी की पत्नी है, तो बी की सी पिता है, तो क्या हो गया, पति का पिता का पत्नी, पति का पिता का पत्नी, तो सास ही होगा। सास नहीं है तो पति की माँ है, हम लगा देंगे ऑप्शन ए, यानी बी का माँ हो जाएगा ना। देख लीजिए ये बी है, बी का सी पिताजी है और एम उसकी पत्नी है, तो माँ ही हो गया ना बी का एम। ऐसे भी आप समझ सकते हैं, थोड़ा सा हटा देते हैं और समझ लीजिए इसको, जितना स्केच किए हैं हटाते हैं।
हाँ, अब देख लीजिए, अब आप यहाँ समझ लीजिए कि ये बी जो है ना, बी का मंग कौन होगा? बी का तो सी पिता है, तो मंग तो यही हो गया, क्योंकि ये आपस में पति पत्नी है, तो ये बी का मंग है। और ए का बी पति है, तो ए से एम का रिलेशन पूछ रहा है, तो ए का बी पति, पति का माँ, तो गया पति की माँ। तो सास बोलिए, अगर यहाँ सास रहता तो हम सास लगा देते, सास नहीं है तो हम पति का माँ लगा दिए। ठीक, चलते हैं 10वां क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? शब्द FAINTS में कितने अक्षर अपनी जगह नहीं बदलेंगे अगर अक्षरों को वर्णमाला क्रम में लिखा जाए? तो चलिए लिखते हैं वर्णमाला क्रम में। पहले हम इसको लिख लेते हैं, FAINTS, इतना हम लिख लिए। अब इसी को कहा इसने वर्णमाला क्रम में लिखा जाए, तो कितना अल्फ़ाबेट है या कितने अक्षर है जो क्रम नहीं बदलेंगे? तो हम लिख के प्रयास करते हैं, वर्णमाला क्रम में लिखते हैं। तो इसमें लिखने में सबसे पहले वर्णमाला में आप कौन लिखेंगे? ए को लिखेंगे, तो ए लिख देंगे। उसके बाद ए के बाद आप क्या लिखेंगे? बी तो है नहीं, सी भी नहीं है, डी नहीं है, ई भी नहीं है, तो एफ लिख देंगे। एफ के बाद जी नहीं है, एच नहीं है, आई है, तो आई लिख देंगे। आई के बाद जे नहीं है, के नहीं है, एम एन, फिर एन लिख देंगे। उसके बाद ओ पी क्यू आर एस हो जाएगा, उसके बाद टी हो जाएगा। तो अब देखिए कितनों ने अपना स्थिति नहीं बदला। तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि ये जो आई था उसने स्थिति नहीं बदला, सेम पोजीशन पे आ गया। एम जो था इसने भी स्थिति नहीं बदला, सेम पोजीशन पे आ गया। और एस ने तो स्थिति बदल दिया, टी ने भी स्थिति बदल दिया, ए ने भी बदल दिया, एफ ने भी बदल दिया। तो स्थिति नहीं बदलने वाला कितना आ गया हमारे पास? 2। ठीक, आई और एन, तो ऑप्शन सी लगा देंगे। वर्णमाला क्रम में जब हम लिखे FAINTS को, तो आई और एन ने अपना स्थिति नहीं बदला, जहाँ पर था वहीं पर रह गया, तो ऑप्शन सी लगा देंगे। वही इसने पूछा है, अक्षरों को वर्णमाला क्रम में लिखा जाए तो कितने नहीं बदलेंगे अपनी जगह, तो यही नहीं बदला, आई और एन, ऑप्शन सी हो गया। इसी क्वेश्चन को घुमा के पूछ लिया जाता है। यहाँ पर 1-2 में आंसर मांग लिया आपसे, कभी पर यहाँ लिख देगा IN, कभी लिख देगा यहाँ पर आपको AF, कभी लिख देगा यहाँ पर आपको ST, कभी लिख देगा TS। ठीक है, कि किसने किसने नहीं बदला, तो वहाँ भी आप यही आंसर लगाएंगे, IN वाला। तो ये लॉजिक होता है, इसको पकड़ के रखिए, एग्जाम के लिए ठीक रहेगा। चलते हैं 11वां क्वेश्चन की ओर। अब ये क्वेश्चन देखिए क्या है। यदि किसी निश्चित कूट भाषा में OKA पेरू यानी PERU का मतलब है फाइन क्लॉथ CLOTH, META मेटा लीसा का मतलब है क्लियर वाटर, DONA LISA लीसा पेरू का मतलब है फाइन क्लियर वेदर। उसी कूट भाषा में वेदर का क्या होगा? इसको क्या करना होता है? सबसे पहले तो लिखना होता है ओके पेरू, तो लिखिए OKA। ठीक है, ओके तो नहीं है, लास्ट में ए है, ओके तो ओके ही लिखते हैं सिर्फ। चलिए इसको लिखते हैं PERU, ये है। इसको कोड इसने क्या किया है? FINE फाइन क्लॉथ CLOTH, यही लिखा है। उसके बाद क्या है? मेटालिसा, इसको भी लिखिए MEE छोटी ही लिखते हैं, आसान होगा, ETA मेटा, ये टी है। ठीक है, लीसा LISA, इसका मतलब क्या है? CLEAR, ठीक। वाटर WATER, वाटर। ठीक, और लास्ट वाला क्या है? लिखना नहीं पड़ेगा, चाहेंगे तो आप यहाँ से आंसर निकाल सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, यहाँ प्रैक्टिस है, तो चलिए प्रैक्टिस करवा देते हैं। DONA, यहाँ लिखते हैं DONA, उसका क्या लिखा है? DONA के बाद लीसा LISA, उसके बाद भी एक है पेरू PERU, यही है। इसको इसने क्या लिखा है? FINE फाइन CLEAR, ये थोड़ा बढ़िया से लिखते हैं, जगह कम है, वेदर WETH, समझ जाइएगा। ठीक है, अब इसमें क्या है ना, कॉमन निकालना रहता है, कुछ नहीं है, ये बन गया, इतना करने की ज़रूरत भी नहीं है। अब देखिए कैसे, आप देखिए यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है? PERU, यहाँ भी आपको मिल रहा है PERU,
ठीक है। तो जब इस तरफ आप कॉमन ढूंढे तो इधर भी देखिए कॉमन क्या है, फाइन है, इसमें फाइन है, क्लॉथ है इसमें लास्ट में, यहाँ पर कहीं नहीं है। तो हम समझ गए कि इस तरफ पेरू कॉमन मिला, इस तरफ फाइन मिला, तो पेरू का हमारा कोड जो हो गया वो फाइन हो गया, FINE लिख दिए। ठीक, अब दूसरा ढूंढिए। अब क्या मिल रहा है आपको, और कहीं कॉमन मिल रहा है? OKA कहीं है? नहीं है। META है? कहीं नहीं है। देखिए लीसा है, यहाँ लीसा है, कलर अलग लेते हैं, ये लीसा है और नीचे भी लीसा है। अब इधर भी यही दोनों लाइन से आप निकालिए कॉमन, तो क्या निकलेगा? वेदर को अब नहीं, फाइन को अब नहीं देखेंगे, फाइन तो हम निकाल लिए, इस फाइन को तो हम निकाल लिए, इसको घेर देंगे, इसको अब मतलब नहीं है, ये पेरू का कोड हो गया। लीसा का क्या निकलेगा? लीसा सेकंड लाइन में लीसा था, तो यहाँ है क्लियर, उसके बाद है वेदर, नीचे भी लीसा है, इसका कहीं है क्लियर नहीं है, लेकिन वेदर है। देखिए ये वेदर मिला और यहाँ भी वेदर मिला, तो ये हो गया लीसा का कोड। तो हम लिख देंगे यहाँ लीसा, लीसा का वेदर हो गया। ठीक है, तो मांगा किसका है यहाँ? अच्छा गलती हो गया ना, ये वाटर है, ये वेदर नहीं है, इसीलिए कह रहे हैं जगह कम है तो दिक्कत हो जाएगा आंसर निकालने में। सॉरी दोस्तों, ये मेरा WATER है, ठीक है, ये WATER है और ये WETHER है, ये अलग है इससे। तो लीसा यहाँ कॉमन मिला ना, तो ये दोनों में देखिए हमको क्या कॉमन मिला, क्लियर मिला। हटाते हैं, गलत हो गया है हमसे। देखिए ये लीसा मिला दोनों में, तो यहाँ दोनों में क्लियर मिलेगा, ये क्लियर है CLER, यहाँ भी है CLER, ये मिला, तो ये हो गया लीसा का। ठीक है, अब लीसा का हम लिख देंगे क्लियर। ठीक है, ये लीसा का हो गया क्लियर। अब क्या बचा? फाइन तो मेरा चला गया, फाइन मेरा चला गया किस में? पेरू में, और क्लियर चला गया लीसा में। अब यहाँ पूछ रहा है वेदर, तो यहाँ पर हमारा वेदर बचा है, और यहाँ क्या बता है? एक सिंगल डोना बचा है खाली। लीसा और पेरू तो दोनों कोडित हो चुका है, तो वेदर का डोना हो जाएगा, डोना का वेदर हो जाएगा। तो यहाँ पूछा ही हमसे वेदर का है, तो डोना हो जाएगा, ऑप्शन A सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं रहता है, सिर्फ वही निकालना रहता है कॉमन करके। इधर हम जो भी कॉमन लिए दोनों में देख लेंगे किस में है, और इधर क्या है उसको हम निकाल लिए, फिर इसमें देखे जो भी था उसको निकाल लिए, फिर जो बच गया वो उसका बच गया। ये डोना बच गया था वेदर का, यहाँ हम कंफ्यूज हो गए थे दोस्तों, उसके लिए सॉरी। ये WATER है और यहाँ हम WETHER वेदर को लगा दे रहे थे, वो छोटा जगह में थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया, उसको देख लीजिए आप लोग। इसका डोना का वेदर होगा, ये वाटर था। ठीक है, चलते हैं 12वें क्वेश्चन की। अब ये क्वेश्चन भी देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित जानकारी को ध्यान से पढ़ें और प्रश्न का उत्तर दें। देखिए हर रोज़ तो इजी प्रश्न नहीं आएंगे ना, लेवल तो थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, तो आप लोग भी थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए। तो चलिए, A+B का अर्थ है AB का पिता है, A-B का अर्थ है AB की माँ है, A*B का अर्थ है AB का बेटा है, A/B का अर्थ है AB का भाई है। दिए गए व्यंजक M/N*O+P में MP से कैसे संबंध है या क्या संबंध है? तो इसमें कुछ नहीं करना रहता है आपको। देखिए M/N दिया हुआ है, तो आप यहाँ M लिखिए, उसके बाद अब N है, तो यहाँ देखिए A/B का अर्थ है AB का भाई है, तो यानी A था पहले में, अब B नीचे में है, तो AB का भाई है, तो यहाँ M ऊपर में है, तो M N का भाई हो जाएगा। ठीक है, इतना इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है जो दिक्कत होगा आपको। यहाँ पर A है पहले, अब बटा B है, तो AB का भाई है, यहाँ M है पहले, बटा में N है, तो M N का भाई हो जाएगा। तो M भाई हो गया, तो प्लस कर देंगे किसका? तो N का, ऐसे लिख दिए। ठीक, अब अगला में क्या करना रहता है, ये नहीं कि अब M N का काम फाइनल हो गया, नहीं, अब जब हम आगे करेंगे ना तो NO को करेंगे। अब NO का मान निकालेंगे हम, तो N*O को क्या कहा गया है? देखिए A*B का अर्थ है AB का बेटा है, तो यहाँ N और O है, तो NO का बेटा हो जाएगा। ये जो N है ना O का बेटा हो जाएगा, तो हम O यहाँ बना देंगे, O का बेटा हो गया तो इसके ऊपर प्लस लगा देंगे। कोई दिक्कत? O और N का जो रिलेशन बनाए नहीं होना चाहिए। देखिए M और N से हम निकाल लिए, M और N, उसके बाद फिर अब NO से निकालेंगे, तो यहाँ A और B का अर्थ था AB का बेटा है,
तो एन ओ का एन स्टार ओ का अर्थ हो जाएगा एन ओ का बेटा हो जाएगा। जो यहाँ पहले दिया है वो भी यहाँ पहले ही हम उसका मान रखेंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम ओ और पी को चुनेंगे। तो ओ प्लस पी में क्या है, देखिए ए प्लस बी में है ए बी का पिता है, तो ओ प्लस पी में ओ पी का पिता हो जाएगा। तो ये ओ पिता हो जाएगा, तो ओ प्लस कर देंगे। अब ओ का लिंक पता चल गया, ओ पिता हो जाएगा किसका, पी का। तो पी तो नीचे ही रहेगा ना, ओ पिता हो गया पी का। ठीक, कोई दिक्कत? अब क्या हुआ, ये तीनों आपस में भाई भाई हो गए एक प्रकार से। अब क्या कर रहा है, एम का पी से क्या संबंध है, ये जो एम है ना, एम का पी से क्या संबंध है। अब देख लीजिए, एम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है, जब भी होगा ये पुल्लिंग वाला ही होगा, तो आपका बहन नहीं होगा, आपका माँ नहीं होगा, ये तो आप काट ही देंगे। तो ये तो भाई का रिश्ता है आपस में, तो एम तो पॉजिटिव चार्ज है, तो एम को हम बता देंगे कि भाई हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत? अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। इसमें कुछ नहीं करना रहता है, बस इतना करना रहता है कि इसने जो कहा है उसको हम प्रक्रिया करते हुए चले जाएं। यहाँ कहा था ए बटा बी का अर्थ था ए बी का भाई है, तो एम बटा एन का अर्थ एम एन का भाई हो गया, हम कर दिए। अगला क्या करना रहता है ना, फिर एन से ओ को लेना रहता है। ये नहीं कि एम एन का कर दिए तो हम ओ से पी पे चले जाएंगे, नहीं, एक एक डिजिट को करना रहता है, एक एक अक्षर को करना रहता है। अब यहाँ था ए स्टार बी का अर्थ था ए बी का बेटा है, तो यहाँ एन स्टार ओ था, तो एन जो है ओ का बेटा हो गया। देखिए एन ओ का बेटा हम बना दिए। अगला फिर ओ और पी करना है, तो ओ प्लस पी में यहाँ देखिए क्या कहा था, ए प्लस बी में ए बी का पिता है, तो ओ प्लस पी में ओ पिता हो जाएगा किसका, पी का। तो देखिए ओ पिता बना दिए थे पी का। अब यहाँ कहा था एम का पी से क्या संबंध है, तो ये जो एम है पुल्लिंग था, तो माँ और बहन में तो कोई लेने देने नहीं था, लेकिन ये सीधा रिलेशन है, तो सीधा में भाई बहन का ही बनता है, भाई भाई का ही बनता है। तो ऑप्शन बी सही हो गया। चलते हैं 13वां क्वेश्चन की ओर। 13वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, गोला शिक्षित युवा को, त्रिभुज बेरोजगार युवा को, वर्ग कार्यरत युवा को उपरोक्त पर आधारित निम्नलिखित का उत्तर दें। तो उत्तर दीजिए। अब यहाँ क्या कह रहा है, कह रहा है शिक्षित, यहाँ कह रहा है शिक्षित, एक सेकंड, शिक्षित काम में लगे हुए युवाओं की संख्या। कह रहा है शिक्षित काम में, तो पहले आप शिक्षित देखिए, शिक्षित कहाँ है, ये है शिक्षित, ये शिक्षित है ना, शिक्षित है क्या है, गोला है। तो पहले आप गोला को देख लीजिए, ये गोला हो गया, ये शिक्षित हो गया। शिक्षित काम में लगे हुए युवा, कार्यरत युवा यहाँ है, ये कौन है, वर्ग है। तो कार्यरत युवा ये वर्ग है, ये वर्ग है। ठीक, युवाओं की संख्या मांगा है, यानी शिक्षित और काम, तो कौन है दोनों में, शिक्षित में और काम में, ये हो जाएगा आपका शिक्षित गोला वाला, और वर्ग वाला काम है। तो इसके अंदर में दोनों में कौन आ रहा है, दू आ रहा है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, दू। कौन वाला दू आ रहा है, ये वाला दू आ रहा है, ये जिसको हम अभी बंद कर रहे हैं वही दू आ रहा है। आप कहेंगे ये दू, ये दो नहीं होगा, क्योंकि ये जो दू है ना वो त्रिभुज में है, और त्रिभुज क्या है, यहाँ है बेरोजगार युवा, त्रिभुज। तो जो काम में लगे हैं वो बेरोजगार कैसे होंगे। अगर आपके मन में प्रश्न भी उठ रहा है, साफ कर दें, एक बार साफ करते हैं। अगर किसी के मन में प्रश्न आ रहा है शिक्षित काम पर लगे हुए युवाओं की संख्या, तो शिक्षित काम पर युवा यानी शिक्षित हो गया ये, और काम पर हो गया वर्ग, यानी गोला और वर्ग। तो ये हो गया हमारा गोला और ये हमारा हो गया वर्ग। तो इसके बीच में ये वाला जो दू है ना, यही आंसर हो गया खाली। ठीक है, अब हम लिख देते हैं यहाँ पर ऑप्शन 2 हो गया आंसर इसका, ऑप्शन डी। अब आपको बताते हैं कि ये 2 क्यों नहीं होगा, ये 2 आप लोग 2 मिला के अगर कोई 4 आंसर दे रहे हैं तो वो गलत है। कैसे गलत है, देखिए यहाँ तो कहा है शिक्षित काम में लगे हुए युवा, और ये त्रिभुज के अंदर में है ये तो 2, तो त्रिभुज में जो है वो क्या है, बेरोजगार है। अब आप ही बताइए कि काम में भी आप ले लेंगे और बेरोजगार भी कर देंगे उसको, नहीं करेंगे ना। अगर वो काम में है, शिक्षित काम में है, तो आप त्रिभुज को क्यों लेंगे, आप बेरोजगार उसको नहीं कर सकते। वो काम में लग गया था, आप इसको बेरोजगार क्यों कहेंगे। आप ही बेरोजगार हैं, कल होके आपको नौकरी मिल जाएगा तो कोई कहेगा आपको बेरोजगार, क्यों कहेगा। तो वही चीज़ है, अगर कोई 2 और 2 जोड़ के 4 करना चाह रहे हैं इस क्वेश्चन का आंसर में कि शिक्षित काम में लगे हो युवाओं की संख्या, तो ये हो जाएगा आपका शिक्षित, और ये हो जाएगा आपका कार्यरत। तो 2 और 2 4 कर देंगे, नहीं, ये जो त्रिभुज में आ गया ना ये बेरोजगार हो गया, तो आप इसको काम कैसे कहेंगे, नहीं कहेंगे। इसीलिए यही तो 2 आंसर होगा, सिर्फ डी सही हो जाएगा। चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। अब 14वां वही क्वेश्चन है। अब इसमें क्या है, उन युवाओं की संख्या जो न तो शिक्षित है और ना ही कार्यरत है। पूछने का तरीका देखिए कैसे पूछता है, उन युवाओं की संख्या जो न तो शिक्षित है न ही कार्यरत है। आप पूछ लेते ना सीधे कि बेरोजगार कौन है,
लेकिन इसने क्या किया, भाषा पे आपको फंसा दिया। क्या करा, उन युवाओं की संख्या जो न तो शिक्षित है यानी शिक्षित नहीं है, यानी गोला है तो गोला नहीं है, हटा दिए। ठीक है, शिक्षित न ही कार्यरत है। कार्यरत कौन है, कार्यरत वर्ग वाला है, तो वर्ग भी इसने बंद करवा दिया हमसे, सब बंद कर दिए। बच क्या गया आपके पास, सिर्फ 5, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यहाँ तो हम बड़ी आसानी से स्केच चला देते हैं, लेकिन एग्जाम में जब सिस्टम पे बैठेंगे आप तो आपके पास ब्लिंकिंग करेगा, आपके पास ये सब चीज़ रहेगा, आपको माइंड से उसको स्केच कर देना है। समझ गए। उन युवाओं की संख्या जो न तो शिक्षित है न ही कार्यरत है, तो ये क्वेश्चन ये भी तो कह सकता है कि बेरोजगार है, इसका मीनिंग तो वही आ रहा है। तो सिर्फ बेरोजगार है, सिर्फ बेरोजगार की इसने बात की है, ना तो शिक्षित और ना ही कार्यरत, सिर्फ बेरोजगार। तो सिर्फ बेरोजगार में आपको 5 दिख रहा होगा, इसके ऊपर आप कुछ लेते हैं तो वो आ जाएगा फिर आपका वर्ग में, तो ये शिक्षित हो जाएगा। 6 लेते हैं तो, अगर आप 1 लेते हैं तो वो आपका कार्यरत युवा में चला जाएगा। यहाँ देखिए गोला शिक्षित युवा है, तो ये शिक्षित में चले जाएगा, तो आपको यहाँ शिक्षित लेना ही नहीं है। तो क्वेश्चन को पढ़िए और उसको समझने का प्रयास कीजिए क्या कहा है। उन युवाओं की संख्या न तो शिक्षित है न ही कार्यरत है, कहने का मतलब सिर्फ बेरोजगार है, सिर्फ बेरोजगार 5 है, ऑप्शन डी सही है। चलिए लास्ट क्वेश्चन। दोस्तों इस तरह का रीजनिंग चाहिए और आप लोग को तैयारी करना है और सेट प्रैक्टिस डेली करना है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया कीजिए। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या है, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है एनटीपीसी का 2021 का। अब देखिए इसको क्या करना है, क्या कहा है, कैमरा, मेज, फर्नीचर। ठीक है, तो इसका लॉजिक को समझिएगा। आप एक चीज़ बताइए, ये मेज आपको दिख रहा है और फर्नीचर, तो आप अगर फर्नीचर की दुकान जाएंगे, समझने का प्रयास कीजिएगा, तो वहाँ आपको मेज भी मिलेगा, कुर्सी भी मिलेगा। इस मेज के जगह पे ना कभी आपको कुर्सी भी लिख सकता है आगे एग्जाम में, ऐसा नहीं कि सेम मिले। इसीलिए लॉजिक समझाया क्यों जाता है कि कुछ भी दे आप उसको पकड़ लीजिएगा। ये नहीं कि यही चीज़ आपको एग्जाम में मिल गया कैमरा, मेज, फर्नीचर, ज़रूरी नहीं है। लॉजिक समझिए, फर्नीचर के अंदर में आपको मेज मिलेगा। ठीक है, ये अगर आप फर्नीचर हैं तो इसके अंदर आपको मेज बनाना पड़ेगा, क्योंकि फर्नीचर के अंदर ही मेज आता है, टेबल भी आ जाएगा उसके अंदर। अगर टेबल रहता तो वो भी आ जाता, तो यहाँ मेज है तो फर्नीचर के अंदर आपका मेज आ जाएगा, यानी फर्नीचर के अंदर मेज हो गया। और फिर या आप ऐसे भी बोल सकते हैं, सभी जो मेज है लिखते हैं, चलिए ये भी जानिए लीजिए, सभी मेज है वो फर्नीचर है। ठीक, क्या होगा, सभी फर्नीचर मेज क्या होगा। ये भी क्वेश्चन हम आगे कराएंगे। अब इस टाइप का क्वेश्चन ला रहे हैं ना, अब हम वही वाला लाएंगे, कुछ मेज फर्नीचर है कुछ फर्नीचर नहीं है, तो वो वाला भी अब लाएंगे, क्योंकि इसमें जगह थोड़ा लेता है ना, दिक्कत होता था पहले, अब थोड़ा सा एक्सपीरियंस आ गया है लिखने का भी। तो देखिए फर्नीचर में आपका मेज आ जाएगा। ठीक है, सभी मेज फर्नीचर है, बना दिया, अंदर मेज हो गया बाहर फर्नीचर हो गया। ठीक है, इसका तो यही लॉजिक हुआ ना कि सभी मेज फर्नीचर है, अंदर में मेज है ऊपर से फर्नीचर हो गया। कैमरा का इससे कोई लेना देना है, कोई देना नहीं है, तो कैमरा अलग हो जाएगा। तो इस तरह का फिगर कौन है, कहाँ दिख रहा है आपको, ऑप्शन ए में, तो आप ऑप्शन ए लगा दीजिए। ये जो बाहर वाला है ये हो गया आपका फर्नीचर, और ये जो अंदर में है वो हो जाएगा आपका मेज, और ये जो बाहर में है वो हो गया आपका कैमरा। कोई रिलेशन नहीं है मेज और फर्नीचर का कैमरा से। ठीक है, ये तीनों अलग अलग है तो नहीं हो सकते, फर्नीचर और मेज, यानी हम फर्नीचर बोलेंगे उसके अंदर में मेज आ जाता है, तो ये तीनों अलग है, ये तो हो ही नहीं सकता। ये था कुछ कुछ वाला, ठीक है, ये था सभी में थोड़ा थोड़ा वाला, तो ये इजी सा आप ऑप्शन ए ऐसे भी निकाल सकते थे। चलिए दोस्तों आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।